चलिए अब पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के समान नियम। ठीक है, हेडिंग क्या डालोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम किस प्रकार के टेंसों का बनाएंगे? अफर्मेटिव का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो, यस नो टाइप, डब्ल्यू टाइप। तो हम सबसे पहले किसका बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा उसको देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग क्या डालोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का हमको पता है रूल क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया में क्या लग जाता है? यस या ईएस लग जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। या किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? एक्टिव वॉइस का। किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो हमको पता है जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट बन जाता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं? पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मत लिखिएगा, पैसिव सब्जेक्ट। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में क्या आ जाता है? इज, एम, आर। अभी हम बताएंगे इज कब आएगा, आर कब आएगा और एम कब आएगा। ठीक है, इज, एम, आर। उसके बाद क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन देखने के लिए मिलेगा। अब प्रीपोजिशन के रूप में क्या हमेशा बाई आएगा? नहीं, प्रीपोजिशन के रूप में बाई आएगा। एट आ सकता है, इन आ सकता है, ऑफ आ सकता है, नहीं कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बाई आएगा, एट भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, ऑफ भी आ सकता है। ठीक है, जो और भी इससे टू भी प्रीपोजिशन आ सकता है, यानी कुछ भी आ सकता है, कोई भी प्रीपोजिशन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? फिर प्रीपोजिशन आ गया। इसके बाद क्या आ जाता है? पैसिव, पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब यही जो सब्जेक्ट था वह कहां चला गया? ऑब्जेक्ट बन गया। जो ऑब्जेक्ट था वह क्या बना? सब्जेक्ट बना। जो सब्जेक्ट था वह क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कब इस का प्रयोग करेंगे, कब एम का प्रयोग करेंगे, कब आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर का प्लस मिटाएंगे। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? प्लूरल हो। अगर प्लूरल होता है तो किसका प्रयोग कर देते हैं? आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर का प्रयोग कर देते हैं। आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। दो चार एग्जाम्पल करते हैं और सीखते हैं कैसे उसका पैसिव वॉइस हम लोग बना रहे होते हैं। ठीक है, चलिए इतना पहले लिख लीजिए। एक उदाहरण लिखिए, एग्जाम्पल सेंटेंस लिखिए। जैसे रोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, रोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, रोहन राइट्स अ बुक। ठीक है, बात वही है। रोहन राइट्स अ बुक यानी रोहन क्या करता है? एक किताब लिखता है। तो रोहन सिंगुलर था, क्रिया में यस ये यस लगता है। आप टेंस पढ़े होंगे, जानते होंगे। तो रोहन क्या है? रोहन राइट्स अ बुक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता एक्टिव वॉइस में है? क्योंकि काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है। जब सब्जेक्ट काम करता है तो वह किस में हो जाता है? एक्टिव वॉइस में।
कहने का मतलब है वाक्य में किसकी प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, रोहन की प्रधानता है। अगर सब्जेक्ट की प्रधानता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती तो पैसिव वॉइस में। तो रोहन सब्जेक्ट है, रोहन किताब को लिख रहा है, इसका मतलब रोहन काम कर रहा है, इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता है तो यह वाक्य किसमें हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो यह ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग बनाएंगे पैसिव सब्जेक्ट, इसको लाएंगे पहले, यानी अ बुक। अब अ बुक क्या है, सिंगुलर है। कहने का मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा था किसके अनुसार आएगा, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो अब वो क्या है, पैसिव सब्जेक्ट हो गया, यानी जो ऑब्जेक्ट था हमने इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो अब बुक अगर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। सिंगुलर के साथ क्या आ रहा था, इज आ रहा था, तो क्या लिख देंगे, इज। अ बुक इज। उसके बाद क्या आ रहा था, क्रिया का थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में देखिए क्या आया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, क्रिया का थर्ड फॉर्म राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन, रिटेन। अब उसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। राइट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, बाई प्रीपोजिशन लेगा, बाई हो जाएगा, बाई। अब रोहन सब्जेक्ट था, अब रोहन कहां गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाई रोहन, बाई रोहन। तो वाह किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक है, वाह किसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। तो अगर आप देखिए, अब देखिए इसका अर्थ निकालिए और इसका अर्थ निकालिए, देखेंगे दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नहीं, जो हम लोग जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं ना, अर्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यानी कहने का मतलब जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का भाव होता है वही पैसिव वॉइस का भी भाव होता है, सिर्फ बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक ना, नहीं जिस प्रकार से हम बोलते हैं वह तरीका बदल जाता है, ठीक है, और लेकिन उसके अर्थ में या उसके भाव में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक, तो यानी रोहन जो है किताब को लिखता है, तो नीचे हो जाएगा अ बुक इज रिटेन बाय रोहन, यानी रोहन के द्वारा एक किताब लिखी जाती है। तो जो ऊपर वाला सेंटेंस है, रोहन एक किताब लिखता है, तो रोहन काम कर रहा था, यानी ऊपर वाले वाक्य में रोहन काम कर रहा था, नीचे वाले भी में रोहन ही काम कर रहा है। फिर पैसिव वॉइस में कैसे हुआ, क्योंकि यह सब्जेक्ट के स्थान पर रह करके काम कर रहा था, इसलिए यह किस क्या हो जा रहा था, एक्टिव वॉइस। अब यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर रह करके काम कर रहा है, इसका मतलब वाक्य किसमें है, या पैसिव वॉइस में है। ठीक, यानी कहने का मतलब जहां से काम होगा उसी की प्रधानता होगी। जो अगर सब्जेक्ट के स्थान से काम हो, काम करे, यानी सब्जेक्ट काम करे और सब्जेक्ट के स्थान से काम करे, तो समझ जाएंगे वह एक्टिव वॉइस में है। अगर जो है ऑब्जेक्ट के स्थान से काम हो, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा काम हो सब्जेक्ट पर, तो वह किसमें हो जाता है, पैसिव वॉइस में हो जाता है। ठीक है, इसको लिखिए और ऐसे एरो बना लीजिएगा सब। ठीक है, इसी क्लियर रहता है एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो कहने का मतलब रोहन से अगर आप एरो लगाएंगे बुक के पास, इसका मतलब रोहन बुक लिखने का काम कर रहा है। ये जो क्रिया आई है वह उसका संबंध किससे है, रोहन से है। लेकिन यहाँ पर जो क्रिया आई है रिटेन का संबंध जो है, मतलब कहने का ये जो क्रिया रिटेन राइट क्रिया थी रोहन से था। ठीक है, सब्जेक्ट था, यहाँ पर राइट जो क्रिया है वह ऑब्जेक्ट से है। ठीक ना, इससे भी पता चलता है वह किसमें है, पैसिव वॉइस में। देखिए बहुत सारा तरीका होता है जानने के लिए, सेंटेंस को देख करके कैसे पता करें एक्टिव वॉइस होता है कैसे नहीं। ऐसे पढ़ते जाइएगा, हम लोग पढ़ेंगे लगभग 20 से 25 क्लास होगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, एकदम डिटेल्स में होगा। तो आप पढ़ते जाइएगा, आपका कोई कंसेप्ट छूटेगा नहीं। इतना लिखिए, हम लोग और एग्जाम्पल को करते हैं। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, अगला एग्जाम्पल लिखिए, जैसे
सी सिंग्स, सी सिंग्स यानी वह गाती है। क्या गाती है? अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, यह सेंटेंस है, मतलब वह एक मधुर गाना गाती है। सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और अफर्मेटिव का है। तो अब यहां पर देखेंगे अ स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। अ स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या हो गया? वर्ब है। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। अ स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसको उठाकर क्या लाएंगे? यहां पर इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। अ स्वीट सॉन्ग, नहीं अ स्वीट सॉन्ग क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अ स्वीट सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कैसा है? सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग कर देंगे। अ स्वीट सॉन्ग यानी एक मधुर, एक है इसका मतलब सिमिलर है, एक से अधिक होता इसका मतलब प्लुरल में होता। तो अ स्वीट सॉन्ग क्या है? सिमिलर में है, तो इसके साथ क्या आएगा? इज का प्रयोग करेंगे। नहीं अ स्वीट सॉन्ग इज, उसके बाद जो है क्रिया सिंग, सिंग का जो है थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? सिंग, sang, संग। क्या हो जाता है? संग। नहीं अ स्वीट सॉन्ग इज संग। स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया, तो इसके बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूप में क्या आएगा? बाई आएगा। ठीक है, यानी संग अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन रखेगा? बाई। संग बाई किसके द्वारा? सी के द्वारा। अब देखिए, अब यहां सी कहां पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सब्जेक्टिव केस में आया है। अब यहां पर जा रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ऑब्जेक्टिव क्लास में हो, यानी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया। सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? हर। पहली क्लास हम लोग देखे थे, जो प्रोनाउंस होते हैं उसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उसको हम लोग पहली क्लास में देखे थे। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं पहली क्लास में जाइएगा, वहां पर आपको पूरा प्रोनाउन का चार्ट बना हुआ दिखेगा, सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, तो यानी आप ये नहीं कह सकते हो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया। और भी एक तरीका है कहने का, प्रेपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक ना, तो यहां पर आप लिखेंगे एक नोट, नोट लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो उसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। कहने का मतलब है अगर प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन आए और उस प्रेपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आए, कोई प्रोनाउन आए तो वह प्रोनाउन किस केस में आता है? ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, यदि आप क्या लिखोगे? यदि प्रेपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो उसका प्रयोग किस केस में किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। तो यहां पर प्रेपोजिशन था बाई, बाई के बाद प्रोनाउन सी आ रहा था, लेकिन हमको पता है बाई के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है वह ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो इसीलिए सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? हर हो जाता है। ठीक है, नीचे इस कंसेप्ट को आप लिख लेंगे, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा वह किस केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। आइए अब हम देखते हैं कोई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें बाई प्रेपोजिशन ना आए, कोई दूसरा प्रेपोजिशन आए। जनरली आपको अगर पढ़े होंगे कभी वॉइस देखिए होंगे, जनरली हमेशा बाई ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाई के अलावा भी आता है। चलिए हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं कि कब बाई नहीं आएगा, यानी वहां पर बाई नहीं आएगा। इसको लिख लीजिए, चलिए और एग्जांपल कहते हैं, जैसे आई नो हिम, यानी मैं उसे जानता हूं। सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव का है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। ठीक है, अब हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। अब हमको पता है ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा? पैसिव सब्जेक्ट।
जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया था तो ऑब्जेक्टिव केस में आया है हिम। हिम जो है किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। तो क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया था तो हिम का प्रयोग किया गया था। अब हम यहां से उठाकर इसको सब्जेक्ट के स्थान पर ला रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस माना चाहिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही। अब ही सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ जो है किसका प्रयोग कर देंगे, इज, ही इज, ना ही इज। नो का थर्ड फॉर्म नोन, क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है नोन। अब नोन अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेगा ना कि बाई। अगर आप बाई प्रीपोजिशन लगाते हैं गलत है, टू प्रीपोजिशन क्या है, सही है। ही इज नोन टू, अब आई यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्टिव केस में है, अगर यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर गया तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मी, यानी वाक्य क्या हो जाता है, सही, ठीक है। ऊपर वाला वाक्य इसमें था, एक्टिव वॉइस में था, नीचे वाला वाक्य इसमें है, पैसिव वॉइस में। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, ही इज नोन टू मी, यानी मेरे द्वारा वह जाना जाता है, ठीक है। बात एक ही है, आई यहां पर भी जानने का काम कर रहा है, आई यहां पर भी जानने का काम कर रहा है, ठीक है। वह किसमें हो जाता है, चेंज। अगला एक वाक्य और लिखेंगे ऐसे, सेंटेंस लिखिएगा जैसे he asks many question, वह बहुत सारे प्रश्नों को, क्वेश्चंस ना, यानी वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछता है ना, वह बहुत सारे प्रश्नों को पूछता है। तो वह किसमें है, एक्टिव वॉइस में है, वह किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। तो इसका पैसिव चेंज करिए तो मेनी क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत सारे प्रश्न क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी मेनी क्वेश्चन, ठीक है। अब मेनी क्वेश्चंस यानी बहुत सारे प्रश्न, सिंगुलर है या प्लूरल है, कहा जाए बहुत सारे प्रश्न, प्लूरल है, जब प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, आस्क का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, आस्क्ड, आस्क्ड ना। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगा बाय, आस्क्ड बाय। अब ही सब्जेक्ट के स्थान पर था तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस, हिम का ऑब्जेक्टिव यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। प्रेपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आता है उसका प्रयोग किस केस में किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। हम लोग पीछे लिखे थे कि प्रेपोजिशन बाई है, बाई के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का जो सेंटेंस था आप उसको समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझ लिए, हम लोग जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वहां ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वनडे का हो चाहे एकेडमिक का हो, तो जितने भी पूछे गए प्रश्न हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एक एक करके। नहीं एमबी पब्लिकेशन जो बुक आती है इंग्लिश की एसएससी की, हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। हेडिंग क्या डालोगे, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हेडिंग क्या पड़ा, नेगेटिव सेंटेंस। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, डू या डज मिलता है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो डू का प्रयोग कर देते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट डू या डज, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, या एक्टिव वॉइस का हो जाता है ना, या किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर।
पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वह क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, यानी पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बना, पैसिव सब्जेक्ट बना। ठीक है, उसके बाद क्या रहा था, इज, एम, आर आएगा, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, कोई भी पैसिव वॉइस होगा सब में क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग जरूर किया जाएगा। इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, क्रिया का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद जो है किसका प्रयोग करेंगे, प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। प्रेपोजिशन के रूप में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, हम सिर्फ प्रीपोजिशन लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे प्रीपोजिशन के रूप में क्या क्या आ सकता है। पीछे वाले जो एग्जांपल्स है उसमें हम समझ चुके हैं। प्रेपोजिशंस आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिलेगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट था वह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। ठीक ना, यानी यह नीचे वाला सेंटेंस इसमें हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। यह हो जाता है किसका स्ट्रक्चर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको भी हम लोग बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, जैसे he does not like him, like you, मतलब he does not like you, मतलब वो आपको पसंद नहीं करता है। तो यानी you यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, he यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। अब यू का सब्जेक्टिव, यानी यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यू का जो सब्जेक्टिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। कहने का मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं, तो यू का प्रयोग यहां पर सीधा कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब यू सिंगुलर है या प्लूरल है, यू हम लोग प्लूरल मान लेते हैं और इसके साथ किसका प्रयोग कर देते हैं, आर का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या आएगा, यू आर, यू आर, यू आर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव है तो आर आ गया, उसके बाद नेगेटिव है तो आर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, यू आर नॉट। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, लाइक क्या था, क्रिया लाइक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइक्ड। यू आर नॉट लाइक्ड, प्रेपोजिशन क्या आएगा, बाय, बाय। अब ही सब्जेक्ट के स्थान पर था तो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो किस केस से प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, हिम हो जाता है। ठीक है, अब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, चाहे जो कंसेप्ट आप समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे लिखिए, यू डू नॉट रीड योर बुक, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। सेंटेंस है यू डिड नॉट रीड दिस बुक, यू डिड नॉट, सॉरी डू नॉट है, डिड नॉट करोगे तो पास्ट में चले जाओगे, क्या है, डू नॉट। तो इसको कैसे बनेगा, तो दिस बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर आएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर देंगे, दिस बुक इज, दिस बुक इज। अब नेगेटिव है तो नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। रीड का तीनों फॉर्म एक जैसे होता है, रीड रीड रीड, फर्स्ट फॉर्म भी, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी, तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, रीड ही रहेगा। दिस बुक इज नॉट रेड ना, बाय, प्रीपोजिशन हो गया, यानी बाय क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया।
अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट है, ये कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यू का यू ही, वह किसमें चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में, था किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो उम्मीद करते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस भी कैसे बनाया जाता है वह समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहां से निकल करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको आप छाप लीजिए। चलिए हेडिंग डालिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा उसको भी देखेंगे पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब हमको पता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वह दो प्रकार का होता है। दोनों हम लोग यहीं पर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लेंगे, फिर दोनों का एग्जांपल हम लोग नीचे करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो हेडिंग क्या डालोगे, इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। पहला क्या डालोगे, यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप का सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, यानी जिसका उत्तर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। यस नो में जिसका जवाब हम दे लेंगे वही क्या कहलाता है, यस नो टाइप सेंटेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो टाइप सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हो जाता है डू या डज, यानी किससे शुरुआत होता है, हेल्पिंग वर्ब से। फिर उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या आएगा, डू डज के बाद सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद जो क्रिया होगी, क्रिया का कौन सा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म। सॉरी, ये हम लोग एक्टिव वॉइस का लिख रहे हैं पहले, ठीक ना, एक्टिव वॉइस का। तो क्या आ जाता है, क्रिया, क्रिया का कौन सा रूप आएगा, फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, यह एक्टिव वॉइस का है। तो अब हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे वह इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही उसको रखने देना होता है। तो सबसे पहले हमको पता है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा, इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करेंगे, पैसिव वॉइस में इज एम आर का। उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्ट था वह क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो क्रिया है क्रिया का कौन सा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। क्रिया का कौन सा रूप, थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या आएगा, प्रीपोजिशन। फिर इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था यह क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हम लोग लिखेंगे इसको, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। यह किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव वॉइस का। ऊपर वाला किसमें था, एक्टिव वॉइस में था, ठीक। यानी जो यस नो टाइप होता है उसका यह स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल करते हैं तब हम इसको पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं, समझते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे डू यू डू यू लव हिम। सेंटेंस हो गया, डू यू लव हिम। तो इसमें जो है हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। लव क्या है, वर्ब है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। डज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब जो है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, ही है, हिम जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो हिम आया है।
अगर यह सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आएगा, तो हम इसको उठा करके लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। जो सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। अब ही सिंगुलर है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज। क्या आएगा, इज, यानी इज ही। मतलब एक्टिव वॉइस यस नो टाइप में था तो पैसिव वॉइस भी यस नो टाइप में ही रहेगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया गया। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया, यानी पैसिव सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लव है, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लव्ड, लव्ड ना। उसके बाद प्रेपोजिशन आएगा, क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट तो यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या हो जाता है, यू, ठीक ना। यू है, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यू हो जाता है, तो यानी यहां पर यू ही आएगा। तो ऊपर वाला जो वाक्य है यह एक्टिव वॉइस में था और नीचे वाला जो वाक्य है यह किसमें हो जाता है, पैसिव वॉइस में, ठीक ना। तो इतना लिखिए। चलिए और लिखते हैं, एक वाक्य और बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, एक सेंटेंस और। लिखिए, डज ही अंडरस्टैंड हिंदी, डज ही अंडरस्टैंड हिंदी। तो अब यहां पर हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। हिंदी, हिंदी सिंगुलर है तो इसके लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, इज हिंदी, इज हिंदी। उसके बाद अंडरस्टैंड क्रिया है, इसका थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड, स्टूड। उसके बाद बाई प्रेपोजिशन, अब बाई और ही क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हिम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग WH वर्ड टाइप सेंटेंस पर, यानी WH वर्ड टाइप पर सेंटेंस होगा तो उसका कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, इसको लिख लीजिए। अब देखेंगे WH वर्ड टाइप सेंटेंस को कैसे हम लोग बनाते हैं। हेडिंग क्या डालोगे, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। WH वर्ड टाइप सेंटेंस। तो आइए पहले हम लोग इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सबसे पहले क्या आता है, WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यह किसका हो गया, एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे, आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के स्थान पर चला आएगा, लेकिन वाक्य कौन सा है, WH वर्ड टाइप का है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड टाइप्स वर्ड लिखेंगे, ठीक है। WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब रूप में क्या रहा था, इज, आई एम, आर, ठीक। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर आएगा तो क्या बन जाता है, पैसिव सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो क्या बन जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद क्या आना चाहिए, क्रिया। क्रिया का कौन सा रूप आएगा, थर्ड फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट का कौन सा रूप आ गया, थर्ड फॉर्म। उसके बाद प्रेपोजिशन देखने के लिए मिलेगा, प्रेपोजिशन हो गया। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए आपको मिलेगा, पैसिव
ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब यही जो सब्जेक्ट हमारा था वो वहां पर क्या बन गया, पैसिव ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर आप बना पाए होंगे। अब आइए एक सेंटेंस को इस पर बनाते हैं। ठीक, सेंटेंस क्या होगा, जैसे व्हाई डज यू रीड दिस बुक ना। सेंटेंस है व्हाई डू यू रीड दिस बुक, यानी आपने इस किताब को क्यों पढ़ा। ठीक है, यह सेंटेंस है। तो इसका पैसिव चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड। तो WH वर्ड में सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब दिस बुक ऑब्जेक्ट है, तो दिस बुक क्या हो जाता है, पैसिव सब्जेक्ट। अब दिस बुक सिंगुलर है तो इसके अनुसार क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, यानी व्हाई इज दिस बुक। दिस बुक ऑब्जेक्ट था, आए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यानी पैसिव सब्जेक्ट बन गया। अब पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए दिस बुक के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, रीड है। रीड का तीनों फॉर्म एक हो जाता है, रीड रीड रीड। व्हाई इज दिस बुक रीड। उसके बाद प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग कर देंगे। अब यू हमारा सब्जेक्ट है, ये कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो किस केस में प्रयोग किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी यह हो जाता है आपका WH वर्ड टाइप सेंटेंस। ठीक है, चाहे जो सेंटेंस होगा ऐसे ही बनेगा। आइए एक सेंटेंस और बनाते हैं, समझते हैं। जैसे सेंटेंस लिखेंगे, व्हाट डज ही व्हाई कर लो, व्हाई डज ही ईट द फूड, मतलब वह खाना को क्यों खाता है। सेंटेंस है, यानी वह खाना को क्यों खाता है। तो कहने का मतलब सेंटेंस WH वर्ड टाइप है, उसका चिन्ह भी WH वर्ड टाइप में होगा, तो व्हाई क्या रहेगा, सबसे पहले ही रहेगा। उसके बाद द फूड क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर था, तो इसको उठा क्या बनाएंगे, कहां लेकर आएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे। जब सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आएंगे तो द फूड चेंज हो जाता है, यानी द फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अब यहां से निकल करके आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। तो इस पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द फूड सिंगुलर है, द फूड सिंगुलर है, तो बुक लिख उठा है, सोलत काटेंगे। द फूड सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इज। व्हाई इज द फूड। अब उसके बाद क्या रहा था, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, पैसिव सब्जेक्ट आ गया ना। उसके बाद क्या आएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ईटेन, ईटेन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा। प्रीपोजिशन ग्रुप में क्या आ गया, बाई आ गया। ठीक है, उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, तो ही है सब्जेक्टिव केस में, तो यह ऑब्जेक्ट के स्तर पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, इन हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों फॉर्म आपको समझ में आया होगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में दो यस नो टाइप, WH वर्ड टाइप, ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सब चीज समझ में आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अब हाँ यह चीज मुझे समझ में आई हुई है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसको बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, इसी से संबंधित होगा। क्वेश्चन लिखिए, जैसे ही राइट्स
अ स्टोरी, यानी इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। एक और लिखिएगा, व्हाई डज राम रीड्स स्टोरी, रीड स्टोरी। ठीक, रीड अ स्टोरी। ठीक है, ये दो वाक्य है, आपको इसको बनाना है। आज की क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक ना? अगली क्लास हम लोग यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। इसको लिख लीजिएगा और इसको बनाइएगा। आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।